फंड में दो चीज़ होती है। एक तो लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, लाइक इन Yeah. केस ऑफ लार्ज कैप किसी को 1000 करोड़ का माल लेना है, 2000 करोड़ का माल लेना है किसी स्क्रिप्ट में, यू कैन बाय इट इन वन डे। बट इन Yeah. स्मॉल कैप buying those kind of sizes is not easy, and there is an impact cost also. Okay. So that's exactly I think one of the reason कि हमने इसको काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखा है। वी आर नॉट डाइवर्सिफाइड ओनली अक्रॉस द सेक्टर्स एंड अक्रॉस द कंपनीज, बट ऑल्सो अक्रॉस द स्टाइल। सी बिकॉज अपने को पता नहीं है कि कभी वैल्यू चलेगा, कभी ग्रोथ चलेगा, सो यू नीड टू हैव रियली बैलेंस। इन स्मॉल कैप यू कैनॉट बी रियली अजाइल। सी बिकॉज सी लाइक इन लार्ज कैप, जैसे लार्ज कैप में यू वुड हैव हर्ड के सब फंड मैनेजर टॉप डाउन इन्वेस्टिंग करते हैं Hmm. कि आप पहले सेक्टर कॉल लेते हो कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है, उसके Correct. बाद आप विद इन दैट सेक्टर यू चूज अ स्टॉक, एंड एज एंड व्हेन आपका व्यू चेंज होता है तो आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हो, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में जाते हो। वो Hmm. करना पॉसिबल है बिकॉज लिक्विडिटी इज अवेलेबल। उसकी वजह से जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जो इसका परसेप्शन था उससे भी काफ़ी चेंज हो गया है। एंड सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई नोबडी कैन शुड बी इग्नोरिंग स्मॉल कैप। दैट्स माय स्ट्रॉन्ग व्यू। इसमें लाइक जैसे मैंने पहले बताया, टेकिंग कॉल ऑन द मार्केट इटसेल्फ इज अ वेरी लाइक डिफिकल्ट। और वो मार्केट के गैस के ऊपर वापस के अभी लार्ज कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा, वो कॉल इज वेरी डिफिकल्ट। एंड वर्स्ट थिंग कम्स कि सपोज यू हैव टेकन कॉल कि अभी स्मॉल कैप का एक लाइक 15-20 दिन पहले देयर वाज काफी मार्केट में व्यू था कि स्मॉल कैप में तेजी खत्म हो गई है और काफी जन ने Yeah. मार्केट में बेच दिया, एंड देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन। बट जिस हिसाब से बाउंस बैक आएगा, अगर आपने ऐसा कोई कॉल लिया और आपका कॉल अगेंस्ट में चला गया, देन फॉर यू टू कम बैक अगेन इनटू द मार्केट इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें सबसे बड़ा जो इक्विटी का जो एडवांटेज है, इट अलाउज यू टू बिकम पार्टनर विद इंडियाज बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, राइट? कि आप जब भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तभी आप उसका अंडरलाइंग बिजनेस बाय करते हो, बिकम पार्टनर विद Yeah. राइट दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो आपको इन्फोसिस अच्छा लगता है, यू बाय इन्फोसिस शेयर, यू बिकम पार्टनर विद इन्फोसिस। लाइक रिलायंस, यू बिकम पार्टनर विद मिस्टर अंबानी। दिस इज अ लाइक फाइनली यू बाइंग अंडरलाइंग बिजनेस। सो किसी बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन हु इज वेरी रिनाउंड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर समीर राज, हु इज द फंड मैनेजर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। मिस्टर समीर Raj has been associated with Nippon Life India Asset Management since 2007 as an analyst and then as a fund manager for over 15 years. He specializes in mid-cap and small-cap stocks and manages Nippon India Small Cap Fund. Mr. Sameer Raj has completed Bachelor of Commerce from Mumbai University and has a total experience of over 31 years. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ है मिस्टर समीर राज, हु इज़ द फंड मैनेजर एट निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड. हेलो समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हम वी आर ट्रूली वेरी ऑनर्ड कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया है इस एपिसोड के लिए. हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू लिसन टू ऑल योर आंसर्स. तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है दैट इज़ ट्रूली ऑन द इंडियन इकोनॉमी. अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो Q1 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 7.8% से ग्रो हुई थी, Q2 में करीब 7.6%, Q3 में अराउंड 8.4%, और अभी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च क्वार्टर में जो है विल ग्रो एट 8%. तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह से इंडियन मार्केट जो अभी करंटली काफ़ी वॉलेटाइल है उसके लिए अच्छी बात है? आई मीन, डू यू थिंक वी एक्सपेक्टिंग गुड टू सी इन द इंडियन मार्केट्स? नो सी आई थिंक जो हम लोग ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं उसकी वजह से वी आर ऑलरेडी लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड से हम लोग पहले काफ़ी छोटे इकोनॉमी थे, नाउ बिकॉज ऑफ साइज लाइक वी आर नो लॉन्गर दैट स्मॉल इकोनॉमी। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। आई थिंक ओवरऑल साइज जो अपना इकोनॉमी की साइज है और जो अपना ग्रोथ रेट है, आई थिंक देर आर नॉट many countries in the world that have. So I think Indian market would be market of interest. And Okay. मेरे ख्याल से इंडिया से तो काफ़ी पैसा आ रहा है, बट I won't be surprised like in the years to come we can see huge amount of FI inflow also. So I think we seem to be on the sweet spot. See, market का अपना reason रहता है. It's not always directly linked to GDP growth. So sometimes technically markets become overbought and all that. So this volatility is a part and parcel of the market. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इतना कुछ रीज़न ऑफ वरी नहीं है। बट आई थिंक जो अपना ग्रोथ रेट आ रहा है विच इज़ वेरी गुड, एंड इफ वी कैन मेंटेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट, दिस विल बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके.
देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें सर, तो जैसे अभी जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, क्या वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से है? व्हाई डू वी सी दिस वॉलेटिलिटी राइट नाउ? So as I said, ये जो volatility है वो part and parcel of the market है. There are a lot of technical factors. So maybe there was a view that maybe Indian markets had run too fast, and then there was some profit booking, and some people got nervous, and like so we had seen good amount of selling, and at the same time, yeah, we have seen very good amount of recovery also last few days में. So I think these are part and parcel. Short term से markets it's the nature of the market कि वो ऊपर भी हुँ, जाता है, नीचे भी जाता है. हुँ, हुँ, But on the whole, over the years, what is the direction that is important. And या fortunately, we are in a country which can have very good growth prospects. So I think what happens over a period of time वो ज़्यादा important है. ओके, ओके, फेयर इनफ। सो आई थिंक वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, तो हमें उतना स्ट्रेस अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी एंड उसका See, समथिंग दैट वी शुड volatility is a part and parcel of the market. So if you are coming to market, you have to be prepared for the volatility. That's, and ऑलराइट। sometimes if there is a good amount of volatility, you can use it to your advantage also to buy something cheap. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ओके। अब अगर हम इस इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि द जनरल बिलीफ इज कि अगर हम स्मॉल कैप स्पेस की बात करें, तो जो बड़े साइज के स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वो शायद परफॉर्मेंस डिलीवर करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फंड है, द निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, वो टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है इन द लॉन्ग रन। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसका आई गेस सबसे बड़ा एयूएम है अमंग्स द स्मॉल कैप कैटेगरी, एंड इट हैज़ ओवर 200 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, राइट? तो पहले हमें ये बताइए कि इस फंड में इतने सारे स्टॉक्स क्यों हैं, एंड इस फंड का एयूएम ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ है। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं टू मैनेज अ फंड ऑफ दिस साइज। Right. So see, size of the fund is challenge, and especially if it's a small cap fund. See, because small cap fund में दो चीज़ होती है. एक तो लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है. लाइक इन या केस ऑफ लार्ज कैप किसी को 1,000 करोड़ का माल लेना है, 2,000 करोड़ का माल लेना है किसी स्क्रिप्ट में, यू कैन बाय इट इन वन डे. बट इन या स्मॉल कैप like buying those kind of sizes is not easy, and there is an impact cost also. ओके। So that's exactly I think one of the reason कि हमने इसको काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखा है. सी डाइवर्सिफिकेशन के दो एडवांटेज है कि इट अलाउज यू टू जो आपके विनर्स है. सी स्मॉल कैप में आदमी क्यों इन्वेस्ट करता है? बिकॉज स्मॉल कैप का द होल आइडिया इज दैट यू बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन स्मॉल कैप. यू बाय कंपनी व्हेन इट इज स्मॉल, और ओवर पीरियड टाइम वो ग्रोथ करके इट विल बिकम समडे मिड कैप, समडे लार्ज कैप. सो वी वांट टू हैव मल्टी बैगर. दैट्स अ होल आइडिया, राइट, ऑफ बाइंग स्मॉलर कंपनी, दैट वी विल गेट फ्यू मल्टी बैगर इन आवर पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से अच्छा अल्फा जनरेट होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बट राइट। से कोई भी स्टॉक की जर्नी रहती है जो 10 गुना होता है, 20 गुना रहता है, वो वन वे नहीं होती है. उसमें काफ़ी सारे ऊपर नीचे करेक्शन भी आते हैं इन द इंटरिम. तो जब भी आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रन करते हो तो आप यू आर नॉट वरीड अबाउट दोस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. जस्ट या इमेजिन इफ आई वाज रनिंग अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. मैं एक स्क्रिप्ट में लाइक 5 ऑफ द फंड इन्वेस्ट करता हूँ, देन आई विल बी बॉदर्ड अबाउट एवरी 10%, 15% इंटरिम मूवमेंट इन द करेक्शन. बिकॉज इफ यू इन्वेस्टेड 5% इन एक स्टॉक में, तो even if there is a 10% fluctuation, it causes 0.5% fluctuation to overall portfolio, right? And if there's a 30-40% correction, then amount of alpha or negative alpha is huge. So when you create a diversified portfolio, it allows you to hold your winner for a longer period of time. That's one very big advantage. The second big advantage is that, see, it's not necessary that every time you buy all your call right go right. So there are examples, like there have been example in the past in our own portfolio कि जो हमने स्टॉक लिया था उसके बाद पहले एक बार वो 70-80-90% नीचे गया और बाद में वापस बढ़ा. तो अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रन करते हैं, तो अगर ऐसे 2-3 स्टॉक पोर्टफोलियो में आते हैं, इट डजंट टेक यू आउट ऑफ द गेम. सो बेसिकली इवन इफ सम ऑफ योर लाइक स्टॉक पिक गोज रॉन्ग, यू डोंट गो आउट ऑफ द गेम. सो दिस आर द टू मेजर एडवांटेज. और जैसे मैंने बताया, स्मॉल कैप में इम्पैक्ट कॉस्ट आर वेरी हाई एंड लिक्विडिटी इज पुअर. So it's always better that if you create a diversified portfolio, overall you're generating much better risk adjusted return. And nowadays, risk is a focus world, risk, stress, whatever you say. So you would have seen results of those tests. So because of our diversification, I think in the stress test, we are well placed, I feel. So तो समीर से जब diversification आप is a necessity of this space. ओके, तो जब आप बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, आर यू रेफरिंग कि जो मेरा पहला सवाल था, आपके फंड में 200 स्टॉक्स हैं, तो क्या वो इसी रीजन की वजह से हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो आपके हाँ. स्मॉल कैप फंड में?
या बिकॉज़ स्मॉल कैप में जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें लिक्विडिटी एंड इम्पैक्ट कॉस्ट आर Yes. टू मेजर थिंग बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. So Hmm. if you create a very concentrated portfolio, it brings a lot of volatility, Sure. which makes investor nervous because markets are also volatile. On the top of it, you create a portfolio also which is very volatile. So it creates a double volatility. So when you're running a diversified strategy, I think it smoothens your journey. But the risk of running diversified strategy is that your returns can become ordinary if you are not like Exactly. careful. So I think the secret sauce there is that के Balance आपको होना चाहिए. continuously top 25 top 50 stocks में you have to continuously bring winners kind Yeah. of. So if you are able to do that successfully, then despite diversification आप अच्छा result ला सकते हो. So Okay. maybe that's I think And that this, answers I hopefully all your आई questions. एग्री, आई एग्री, आई मीन इतना बड़ा पोर्टफोलियो, आई मीन एयूएम अगर हम देखें 44,000 करोड़ का, आई एम श्योर इट्स नॉट इजी टू मैनेज इन अ स्मॉल कैप कैटेगरी, एंड इसीलिए यू नो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग डाइवर्सिफिकेशन. वंडरफुल. ओके. अब यू नो हमें ये भी लगता है कि हर फंड जो है एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, चाहे वो वैल्यू हो, ग्रोथ हो, या फिर मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हो. तो आप जो है अपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में क्या टेक्निक या क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक स्मॉल कैप फंड में जो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना ज़रूरी होता है. कैन वी से कि अगर चर्न रेट ज़्यादा है तो उससे बेटर रिटर्न्स होंगे? आई मीन, सो दे जस्ट टू क्वेश्चंस, बट द फर्स्ट वन रियली इज़ कि आप क्या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं अपने स्मॉल कैप फंड में, एंड सेकेंड इज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो स्मॉल कैप फंड में कैसा इम्पैक्ट करता है. Right. So as far as the style is concerned, see, we are not only diversified in terms of number of stocks, but हम लोग काफ़ी style agnostic है. So in our portfolio, आपको there you will see good amount of value stocks also, you will see good amount of growth stocks also, you will see good amount of commodities also. So we are not diversified only across the sectors and across the companies, but also across the style. See, because अपने को पता नहीं है कभी value चलेगा, कभी growth चलेगा. So you need to have really balance. And in small cap, you cannot be really agile. See, because see, like in large cap, जैसे लार्ज कैप में यू वुड हैव हर्ड के सब फंड मैनेजर टॉप डाउन इन्वेस्टिंग करते हैं हम्म. कि आप पहले सेक्टर कॉल लेते हो कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है, उसके Right. बाद आप विद इन दैट सेक्टर यू चूज अ स्टॉक, एंड एज एंड व्हेन आपका व्यू चेंज होता है तो आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हो, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में जाते हो. वो हम्म. करना पॉसिबल है बिकॉज लिक्विडिटी इज अवेलेबल. बट Sure. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी नहीं रहता है इतना अच्छा और उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट भी रहता है. So the only good way of investing in small cap is buying some good stocks and holding them over a period of time. So that leads to reply to your second question. So in small cap, good small cap, we don't churn too much. Our idea is to buy good companies and sit them over a very long period of time. So Okay. our turnover ratios are around 0.2, 0.3. So we try and very consciously not create a very frequently moving portfolio. So idea is to buy good companies, hold as long as possible, और उसकी वजह से टर्नओवर रेशियो काफी कम रहता है स्मॉल कैप सो में. आइडियली यू आर सेइंग कि कम टू लुक एट, अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, वी कांट बी टू पिकी कि एक ही स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करें, क्योंकि ऑप्शंस कम है, तो जो अच्छे कंपनीज हैं उन्हीं में ही इन्वेस्ट करते हाँ, हैं. नहीं से इसमें क्या होता है कि अगर सी कल आज वैल्यू चल रहा है, कल ग्रोथ चलेगा, तो आप फ्रीक्वेंटली इसमें इन आउट नहीं कर सकते हो. सो हम्म. आपको सब में थोड़ा सब थोड़ा. इसमें थोड़ा-थोड़ा रखना है और जैसे ही आपको क्लैरिटी आता है कि अभी ग्रोथ चलने वाला है, मे बी यू कैन इंक्रीज़ द रेट ऑफ ग्रोथ लिटिल हायर. बट यू कैन नॉट टेक अ वेरी एक्सट्रीम व्यू कि भई अभी वैल्यू नहीं लेना है तो वैल्यू ज़ीरो कर दो या ग्रोथ काफ़ी चल गया तो ग्रोथ को ज़ीरो कर दो. ऐसा एक्सट्रीम व्यूज़ लेना इज़ नॉट एडवाइसेबल फॉर द हेल्थ ऑफ द फंड बिकॉज़ you want to give smoother experience to the investors. ओके. वंडरफुल. ऑल राइट. ओके. तो अगर हम ये देखें, रीसेंट क्रैश जो हुआ था चाहे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, उसके बाद ये बिलीफ है कि करेक्शन अब नहीं होगा, और हुआ भी तो उतना बड़ा नहीं होगा, राइट, इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? डू यू थिंक अब दोबारा मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन होगा, बड़ा करेक्शन होगा? एंड ऑल्सो क्या अभी ये सही टाइम है फॉर इन्वेस्टर्स कि वो अभी मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्ट कर सकें? See, market पे व्यू लेना is one of the most difficult things in the world. So या. I think इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर मार्केट पे व्यू लोगे तो that's not the right thing. And see, there is no perfect time for investing. You have to start someday. या. अगर आप परफेक्ट टाइम के लिए वेट करोगे ना तो वो परफेक्ट टाइम कभी भी आता नहीं है. And I think best time in markets are markets where there is a worry because bull markets always happen. They always basically climb the wall of worry. तो परफेक्ट टाइम जैसा कुछ रहता नहीं है. सो बेसिकली इफ यू वेट फॉर परफेक्ट टाइम इट विल नेवर कम. या. तो आपको जब भी है मे बी आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लगता है, मे बी यू इन्वेस्ट लिटिल लेस एंड देन एज एन
यू नो आपका कंफर्ट बढ़ता है, यू कैन ऑलवेज like increase your weight. So I don't want, I won't get into guessing what is my direction in the view, and see correction happens in the market is a part and parcel. See, as I said, in the markets, volatility and corrections and up move are part and parcel of the market. So if correction happens, maybe as a long term buyer of stock, we'll feel very happy because we'll get stocks cheaper. So it's Okay. perfectly fine. ओके, सो लेट मी आस्क माय सेकंड क्वेश्चन अ लिटिल डिफरेंटली कि जो मान लीजिए मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, अभी मुझे ज़्यादा इक्विटी का एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए शुरू करना है, तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए? हाँ, सो बेसिकली सी इसमें है ना, असेट एलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ज़माना था जब पीपल वर इग्नोरिंग स्मॉल कैप्स फॉर वेरियस रीज़न, कि आप अगर स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हो तो चलता था। बिकॉज़ स्मॉल कैप में द क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ यूज्ड टू बी वेरी पुअर, एंड देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स एंड ऑल। बट काफ़ी सारे थिंग्स चेंज हो गए। सी अभी स्मॉल कैप इज़ नो लॉन्गर स्मॉल, इट्स जस्ट नाम में स्मॉल है। इट्स अ वेरी बिग स्पेस, लाइक फॉर एग्जांपल द वे इट्स स्मॉल कैप इज़ डिफाइंड, ऑल द कंपनीज अदर देन टॉप 250 कंपनीज इन इंडिया आर स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप टुडे स्टार्ट्स एट market cap as high as like 20,000 crore plus. Yeah. And between 1,000 crore market cap and 20,000 crore market cap, which is our playground, उसमें there are more than 900 companies. So it's a very large universe. तो कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, काइंड ऑफ। सो बेसिकली आई थिंक इफ कोई भी नया इन्वेस्टर आता है, मे बी my normal advice for a person with average risk profile, because सबका risk profile अलग अलग रहता है, Yeah. so normally you should have about 60% in large cap, 60-65%, and remaining 35% you can keep for between mid and small cap, and around 15 to 20% should be in small cap. So because that's, if you look at overall market cap of India, roughly small cap will be between 15 to 20%. So उतना allocation आपको रखना पड़ेगा, because is no longer a space which investor can like completely pass. Ignore. It's a very large space. And उस दूसरा क्या हो गया कि उसमें जो ओवरऑल गवर्नेंस स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी इंप्रूव हो गया स्मॉल कैप में। सी बिफोर, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, लाइक फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी, रिफॉर्म्स लाइक डीमॉन। सो देर इज नो इंसेंटिव फॉर प्रमोटर्स टू टेक कैश आउट। पहले हम काफ़ी सुनते थे कि प्रमोटर्स आर टेकिंग कैश आउट ऑफ द कंपनी, एंड बट आजकल लाइक इफ यू टेक कैश आउट ऑफ द कंपनी, एंड देर इज नो वे यू कैन हाइड इट फ्रॉम द आइज ऑफ रेगुलेटर। हाँ जी। और दूसरा, आपको कैश का क्या करना है, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। सो व्हाट promoters have also realized that best way to create wealth is to like through market cap, and that's why there is a good amount of alignment between promoters interest and minority shareholder का interest में काफ़ी सारा alignment हो गया है। और दूसरा जो बड़ी चीज़ इंडिया में हुई है कि काफ़ी सारे कंपनीज में there is a generation change, कि मे बी कंपनीज वर स्टार्टेड बाय ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द करंट जनरेशन। तो जो भी की जनरेशन है, दे हैव स्टडीड इन द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस अब्रॉड और इन इंडिया, and they understand importance of good governance, they understand importance of cash flows, they understand importance of communication. So उसके वजह से जो risk of investing in small cap जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जो इसका perception था, उससे भी काफ़ी चेंज हो गया है। And so this is one of the reason why nobody can should be ignoring small cap. That's my strong view. ओके, बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू विल एग्री कि स्मॉल कैप के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, हाँ, 5 6 2 7 चीज़ है, साल इसमें लॉन्ग टर्म होराइज़न होना चाहिए, और दूसरा मेंटली यू शुड बी रेडी टू प्रिपेयर फॉर फॉर वोलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। So I always tell investors कि if you cannot see 50% volatility in your portfolio, then this is not a space for you. ये So आप मुझे उसमें लगता इतना है। पैसा डालो कि यस। जिससे आप एक बार टेम्पररी आपको 50% फॉल देखना पड़े, बिकॉज़ दुनिया में कुछ भी गलत होगा, इंडिया में कुछ भी गलत होगा और मार्केट में करेक्शन आता है, स्मॉल कैप विल बी फर्स्ट वन टू अफेक्टेड, और आप तभी घबरा जाओगे, तो देन दिस इज़ नॉट अ प्लेस या, फॉर यू। एब्सोल्युटली। So you should invest क्योंकि only that much money कि अगर 50% फॉल आ गया बाजार में किसी भी कारण से, something like COVID happens or something, या some other या things happen which is unforeseen, you should not lose your sleep. Put that या much money in small cap. या बिकॉज़ अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपका पहला एक्सपीरियंस ही बुरा हो गया और आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो शायद आप इक्विटी से ही आपका मन थोड़ा उठ जाए, तो या। हाँ, ओके। इसके लिए वो जो बैलेंस है between large cap, mid cap and small cap, it should be there so that your overall experience is not very volatile. अच्छा, तो अभी सिंस हम लार्ज कैप की बात कर ही रहे हैं, मेरा अगला सवाल थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ही टिल्टेड है। तो हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड्स ने जो है अपने चैलेंजेस देखे हैं इन द रीसेंट पास्ट, उन्होंने बेंचमार्क को बीट करने में काफ़ी स्ट्रगल किया है। लेकिन 2023 में हमने देखा कि काफ़ी लार्ज कैप फंड्स ने जो अपने बेंचमार्क को बीट किया था, राइट? तो काफ़ी एनालिस्ट अब ये बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फंड्स को रोटेट कर सकते हैं टुवर्ड्स लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उनको इस साइड शायद बेटर रिटर्न्स मिल जाएँ। तो आपके ओपिनियन में क्या ये अच्छा अप्रोच है?
एंड ऑल्सो आई थिंक मैं दूसरा कुछ सवाल आपने टू अ लार्ज एक्सटेंट आंसर कर ही दिया था कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज लार्ज कैप होना चाहिए, एंड आई थिंक यू सेड अबाउट 60%। लेकिन फिर भी ये बताइए कि एट दिस पॉइंट क्या लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन है एज एन इन्वेस्टर? मान लीजिए मैं अब बहुत ज़्यादा लार्ज कैप में एलोकेशन नहीं है, क्या मैं अब उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ लार्ज कैप स्पेस में? हाँ, सो बेसिकली जनरल बिलीफ इज़ दैट कि स्मॉल कैप में लास्ट 3 साल से काफ़ी चला है, तो स्मॉल कैप इज़ बिकम लिटिल ओवरवैल्यूड, व्हेreas large caps have a lot of things to catch up, and perhaps valuation in the large caps are also reasonable. या So so if somebody had किसी ने अगर 3 साल पहले स्मॉल कैप में बहुत बड़ा पैसा डाल दिया और उसका काफ़ी सारा पैसा बन गया, मे बी दिस इज़ अ टाइम टू डू लिटिल बिट ऑफ रीबैलेंसिंग। बट जैसा मैंने पहले बताया, इट्स नॉट नेवर इट्स कभी भी इट्स नॉट वन वर्सेस अनदर। आपके पोर्टफोलियो में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड बैलेंस बिटवीन द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो जो जो ओवरऑल एलोकेशन डिसिप्लिन है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी इसमें लाइक जैसे मैंने पहले बताया, टेकिंग कॉल ऑन द मार्केट इटसेल्फ इज़ अ वेरी लाइक डिफिकल्ट। और वो मार्केट के गैस के ऊपर वापस के अभी लार्ज कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा, वो कॉल इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड वर्स्ट थिंग कम्स कि सपोज यू हैड टेकन कॉल कि अभी स्मॉल कैप का एक लाइक 15-20 दिन पहले देयर वाज़ काफ़ी मार्केट में व्यू था कि स्मॉल कैप में तेज़ी खत्म हो गई है और काफ़ी जन ने मार्केट में बेच दिया, एंड देयर वाज़ गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन। बट जिस हिसाब से बाउंस बैक आएगा, अगर आपने ऐसा कोई कॉल लिया और आपका कॉल अगेंस्ट में चला गया, देन फॉर यू टू कम बैक अगेन इनटू द मार्केट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ you sold something, and today if stock price goes up, the overall like NAV goes up 10-15% higher, then for you to re-enter will be very difficult. So I think that's why maintaining an overall good asset allocation discipline is very, very important. ओके, ओके। सो कैन वी से कि जस्ट एज अ कंक्लूजन हमें अभी लार्ज कैप में एलोकेशन होना चाहिए एज पर आर Large cap में नॉर्मल definitely allocation होना चाहिए, because there is a general belief that large caps are today cheaper and small caps have run lot. So maybe the chances are high that large cap can give a good return. ओके, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, थोड़ा वैल्यू फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड कॉन्ट्रा फंड्स। तो सबसे पहले आप ये समझाइए कि वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स में डिफरेंस क्या होता है? बल्कि आई वुड से कि देखा जाए तो कैन वी से कि ये दोनों कैटेगरीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि अगर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो कुड इट मीन कि वो एक्चुअली एक आउट ऑफ फ्लेवर स्टॉक है, and then it would fall into the contra fund strategy. तो help us differentiating between the two and also help us understand कि एक जो first time investor होता है, क्या उसके पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड्स कॉन्ट्रा फंड्स होने चाहिए? So see, ये जो वैल्यू और कॉन्ट्रा ये सब है, दिस आर वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कैटेगरी, एंड इट इज मोर फॉर एन इवॉल्व्ड इन्वेस्टर. So for the first time comers on the market, we already have good choice, right? Diversified Sure. large cap fund, diversified mid cap fund, diversified small cap fund. Yeah. And suppose if you don't want to take those call कि कितना large cap mid cap है, then maybe there's one fund available, flexi cap fund. The fund Yeah. manager वो कॉल लेता है आपके भी आप में कि उसको कितना डालना है, large cap, mid cap, small cap. So investors have all sort of choice. So these are the products. These are like products like contra fund and value fund. These are for more evolved investors, Sure. kind of. And again, see, contra is also very diversified term. So like it's not necessarily that you're just buying value in the contra fund. It has I think as a concept वो बहुत बड़ा concept है. तो कभी कभी क्या होता है कि see, market may provide you opportunity to like generate significant alpha. For example, our own value fund, if you look at its last 1 year performance, it has generated such a beautiful alpha. So कभी कभी ऐसे as and when you become evolved investors, and if you start understanding this space is much better, maybe you can put some amount of money into this products and like get that extra return, but it is not for the first time investor. That's my personal view. अगर हम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम सनराइज इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक्स के में इन्वेस्ट करें जिसमें पोटेंशियल फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमेशा वो एस्पिरेशन तो यही रहती है कि मेरे मेरे पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर होने चाहिए, राइट? तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आईटी फंड्स में एआई स्टॉक्स जो होते हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड फोकसेस ऑन एआई स्टॉक्स? सी जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, दैट इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम या काइंड ऑफ. सो all the companies which are operating in IT related field, they are in some or other way focusing, because this is considered as a like game changer. So या obviously this is a space which no IT company can ignore, और हम लोग का इन्वेस्टमेंट का अगर IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो इनडायरेक्टली वी आर पार्टिसिपेटिंग. तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी लाइक इतने बड़े लाइक स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच आर 100% फोकस ऑन ऐसे कंपनीज
listed space, I'm not aware if there are any big companies where we can put significant money. Sure. But there are a lot of things happening around that. So we have like a fund called Innovation Fund also, like which I'm sure whose fund manager would be like very closely looking at opportunities around this. Mhm. And as and when like there is some good investment opportunity, we'll be making full justice to this. So अभी भी वो emerging field है. So I think जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसमें काफ़ी सारे नई नई एक्टिविटी होती जाएंगी और उसमें there will be opportunity to invest in more number of companies. So we are keeping a very close eye on that because this is very important space. But as of now, it is still small in terms of opportunities you get in Indian listed space. ओके, ओके। अब मैं आपसे एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करना चाहूँगी जो काफ़ी इन्वेस्टर्स की अच्छी फेवरेट कैटेगरी है, व्हिच इज़ इंडेक्स फंड्स, पैसिव फंड्स। तो अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, तो पहले ये बताइए सर कि एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने के टाइम हम क्या फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इवेंचुअली एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को मिरर या रेप्लिकेट कर रहा है, तो हाउ डू आई डिफरेंशिएट कि कौन सा इंडेक्स फंड दूसरे से बेटर होगा? एंड ऑल्सो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड को हम कितना वेटेज या परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं? एंड ऑल्सो एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स, क्योंकि ये सवाल हमें बहुत आता है कि हम कौन से कैटेगरी ऑफ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, सो हेल्प No, अस so see, अंडरस्टैंड। index fund में see the underlying concept is कि जो index fund है वो underlying index में invest करेगा. So करेक्ट। उसमें between one index fund of the which is following the same benchmark and other index fund जो same benchmark को follow करता है, it's not possible to create any significant except some like जो आपके execution में थोड़े बहुत errors रहते ट्रैकिंग हैं, एरर। उसको छोड़ के tracking error को छोड़ के ऐसा कुछ differentiation लाने का scope नहीं है. अच्छा। So the only thing that with index fund is that like they are perhaps low cost options, and at least it will ensure that you get a return which is equal to index. So ओके। मेरे हिसाब से अगर market काफी narrow रहता है, so we had that phase where in a couple of years ago where markets were very narrow और जो थोड़े sector के stocks है या थोड़े ही kind of companies है, because market was fully focusing on quality. So अच्छा। there were only small basket of companies which were doing very well, and rest of all were not doing well. So those funds, active funds which had overweight in those kind of stocks did very well, and other fund didn't well. So जब भी market काफी narrow हो जाता है, तभी index chances are very high that index fund will outperform because there is no significant room for generating alpha. At the same time, there are some phases in the market where there is a very significant amount of bull run, like, and in all categories of stocks, even poor quality of stocks start going up. So as an active fund manager, most of the like fund houses, they have risk management systems and also which doesn't allow you to invest in like all those quality of the companies. So again, in those kind of markets, maybe index fund has a better chance to outperform. तो जब ये मार्केट में एकदम नैरो हो जाएगा या काफी ब्रॉड बेस्ड बुल मार्केट होगा, अंडर दोस टू सर्कमस्टेंसेस वेयर एक्टिव फंड मैनेजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स दे हैव इंटरनली, मे बी वो फेज ऐसा है जिसमें वन कैन लाइक परहैप्स चूज इंडेक्स फंड्स एंड ओके। तभी मे बी दे कैन गिव बेटर एक्सपीरियंस, अदरवाइज इट विल मिरर रिटर्न्स ऑफ इंडेक्स. ओके। सो व्हिच इंडेक्स, मतलब मान लीजिए मुझे एक सो अगेन इंडेक्स सी फंड सेलेक्ट करना है, तो कौन सा इंडेक्स फंड सेलेक्ट करूँ? So basically, again, see if you can choose a couple of funds which are following large cap index. You can choose a couple of funds which are following mid cap index. You can choose a couple of funds which are following small cap index, and again create a diversified portfolio between the three. And many times, say you have a very specific view on some sectors. Kind of, for example, capital goods and power. If last couple of years it has done so well. So if you have very strong view that this sector is going to do well, so maybe you can choose the index fund which are following those particular sector indices, so that आपका जो sector का view है आप उसको like by giving higher weight you can do justice to that. सो मान लीजिए कि मैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरे Hmm. पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज वेटेज होल्ड कर सकता है वर्सेस से एन एक्टिव लार्ज कैप फंड? No, so basically, see, it's not one versus another. So आपको जो overall आपका my personal view is that आपको जो overall आपका depending on one's लार्ज risk कैप। profile जो आपको 60-65% large cap है, between 35 and 40% mid and small cap वो maintain करना है. अगर आपको लगता है कि भी market is becoming like either very broad based or very narrow and now you don't want to have very large money in active funds and you want to move some amount of allocation, so it's again a very individual choice. There is no like one point formula. It's so see luckily for mutual fund thing is that it's like it's offering you entire bouquet.
तो आपका जो पर्सनल रिस्क प्रोफाइल है, आपका जो पर्सनल स्टाइल है, आपका जो पर्सनल कंफर्ट है, एवरीबॉडी कैन डू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो आई ओके, थिंक डिजाइनिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू वंस रिस्क प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिजाइन ओवरऑल एलोकेशन. ऑलराइट। अभी मैं आपसे बहुत ज़रूरी सवाल पूछने वाली हूँ क्योंकि ये आई एम श्योर सवाल हमारे सारे व्यूअर्स के दिमाग में होगा। सडनली गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है सर? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है? और ये भी बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड या फिर सिल्वर होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं? See again, like I'm not a like commodity specialist, so I may not be the best person to answer. But overall, see, general view is that कि जो वर्ल्ड में जो हिसाब से करेंसी प्रिंट हुई है लास्ट फ्यू इयर्स में, so overall I think inflation is very high. All of us are in very high inflationary environment. So gold is a good hedge, like in the sense के like आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में सी इसमें लाइक जिस हिसाब से करेंसी प्रिंट हुई है उसमें कभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, वेयर एज गोल्ड इज कंसिडर कि आपका जो इंश्योरेंस है ओवरऑल पोर्टफोलियो का, उसके वजह सो फॉर एन इवॉल्व इन्वेस्टर लाइक सोफिस्टिकेटेड high net worth individual, maybe he can have 5-10% of his portfolio in gold and silver, so that it provides like overall insurance against के कल कुछ ऊंच नीच हो गया, like because of volatility in financial market, you have at least some place to hide. Sure. But having said that, maybe like I was told that this is a good time to like look at silver, because सिल्वर का काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी यूजेज है और सिल्वर का प्रोडक्शन वगैरह इतना बड़ा नहीं है, बट आई एम पर्सनली नॉट ट्रैकिंग आइदर गोल्ड और सिल्वर वेरी एक्टिवली. So maybe we have a specialist guy who is doing a very good job in this particular space. So maybe he can provide you really good insight into that. ओके, ऑलराइट सर। श्योर। सो अब हमें ये बताइए कि हाउ डू आई सेलेक्ट द राइट इक्विटी फंड्स? कुछ टिप्स बताइए जिससे हम सही इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट कर पाएँ। ऑल्सो एक इन्वेस्टर को अगर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, राइट, टू टेस्ट दिस द टाइम, मान लीजिए आज वॉलेटाइल मार्केट है लेकिन मुझे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहिए जो वॉलेटाइल मार्केट्स में भी मुझे मदद करे, वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? एंड क्या हाइब्रिड फंड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग दिस बैलेंस इन आवर पोर्टफोलियो? प्लीज हेल्प अस विद दिस। Right. So see, hybrid portfolio, as the name suggests, it's a balance category. So it is investment, debt में भी इसका investment रहता है, equity पे investment रहता है. या And so overall जब भी market volatility रहती है, balance fund provides a much better experience, like especially if it's a downward kind of market. So श्योर। जो investor का risk profile कम है और उसको equity का test करना है, maybe balance fund और hybrid category is good way to start with, so that you get some experience. Because हिस्टोरिकली अगर आप डेट इन्वेस्टर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप डेट के रिटर्न से खुश नहीं हो और आपको थोड़ा इसमें इक्विटी का फ्लेवर ऐड करना है. लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस नहीं हो कि भाई इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है, तो मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ. सो मे बी बैलेंस फंड इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट हैविंग सम एक्सपीरियंस. Even I think balance fund is a good category for somebody who has lesser risk profile. There's somebody senior citizen who is like investing his retirement savings. So obviously he doesn't have that kind of risk profile कि कल उसका 30-40 का पोर्टफोलियो किसी रीजन से उड़ गया. सो मे बी ही वांट्स टू हैव स्टेबल रिटर्न. सो फॉर हिम आल्सो बैलेंस इज अ गुड कैटेगरी. सो बैलेंस एक अच्छा ऑप्शन है जिसका रिस्क प्रोफाइल कम है जो इन्वेस्टर का. ओके, So maybe a person who is entering for the first time and person who is like not having that kind of risk profile, for both of them it's a good category. ओके। सो व्हिच मीन्स चाहे आप न्यू इन्वेस्टर हो या फिर आप इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स हो, हाइब्रिड फंड्स एक अच्छी हाँ, अगर कैटेगरी आपका मानी रिस्क जा सकती प्रोफाइल कम है और आपको एक लेवल ऑफ रिस्क ही आप ले सकते हो, है तो देन दिस इज गुड कैटेगरी. एंड एक इक्विटी फंड को कैसे सेलेक्ट करें? हाउ डू वी सेलेक्ट इक्विटी फंड्स फॉर आवर पोर्टफोलियो? See, there are multiple ways, like so maybe like एक तो आप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो. दूसरा see nowadays portfolios of the funds are also available, so maybe if you can spend some time over a period of time, you understand कि जो फंड मैनेजर का स्टाइल कैसा है, हाउ इट डज ड्यूरिंग वोलेटाइल टाइम और हाउ मच रिस्क ही takes to generate those kind of returns kind of. So and also I think it's important within funds also to create little bit of diversification. So the way we are creating diversification in our portfolio, maybe within like your portfolio of funds, is important that you like uh, create a decent diversification between at least 2-3 funds, so that and of different style hopefully, so that like अगर एक स्टाइल नहीं चल रही है बाजार में और दूसरी स्टाइल चल रही है, तो आपका जो ओवरऑल बैलेंस है जो पोर्टफोलियो का, वो एक बना रहे काइंड ऑफ. सो ओके, ओके।
ठीक है। सो अभी आप हमें ये बताइए सर कि जनरली अगर हम देखें तो एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए डूज़ एंड डोंट्स क्या है जो उसको दिमाग में रखने चाहिए? सम ऑफ द डूज़ एंड डोंट्स। राइट। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात माइंड में रखनी है कि इक्विटी इज अ वोलेटाइल स्पेस, कैन बी वोलेटाइल, सो इट्स नॉट या। नेसेसरी, इट्स नॉट लाइक फिक्स डिपॉजिट कि आपको हर साल 8% मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आपको 8% से साथ बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उसको टाइम लग सकता है, तो समटाइम यू हैव टू गिव इट 5 7 3 5 7 ईयर्स। तो आप एक तो वोलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। दूसरा, इसमें आप नेसेसरीली यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू काइंड ऑफ, बिकॉज इसमें हम लोग जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वी आर बाइंग अंडरलाइंग बिजनेसेस, राइट? या। सो आप ऐसे इंडिया में किसी बिजनेस, बिल्डिंग बिजनेस इज नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम। तो आप बिजनेसेस बिल्ड करें उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, तो जब भी आप टाइम बिल्ड करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ पोटेंशियल टू जनरेट अ सिग्निफिकेंट अल्फा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वोलेटिलिटी के लिए रेडी रहो, और सेकंड है कि आप लाइक लॉन्ग टर्म व्यू लो, और थर्ड है इसमें जो आप एलोकेशन है, डिसिप्लिन है, उसमें बनाए रहो। वैसे इक्विटी में अगर आप नेगेटिव न्यूज़ से घबर जाओगे हुँ। तो ये गेम आपके लिए नहीं है। इसमें जो नेगेटिव न्यूज़ से जो वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने कोविड टाइम में देखा, अगर कोविड टाइम में जो लोग बाजार में घबर के निकल गए और जिसने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, उनके रिटर्न में बहुत फ़र्क है। हुँ। तो आपको जो तो आप इतना ही पैसा डालो बाजार में, जो एलोकेशन है आपका है कि आपका अगर वोलेटिलिटी, कल अनफोर्सिन वोलेटिलिटी आए, आप घबर के निकल ना जाओ उसमें। आप बने रहो, और जब भी आपको ऐसा मौका मिले आप टॉप अप कर सको। सो ये जो 2-3 चीज़ है, कि समटाइम क्या होता है कि अगर आप काफ़ी लॉन्ग बुल मार्केट से पास हुए, जिसमें लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, सो इट स्टार्ट्स जो एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड होते हैं वो काफ़ी बढ़ते जाते हैं। हुँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, और इसके बाद अगर ज़्यादा रिटर्न आया तो हम लोग सब खुश है, लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेशन करते हो कि हर साल 30% रिटर्न आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कम कंसिस्टेंटली। इसमें देयर विल बी सम ईयर्स वेयर देयर विल बी वोलेटिलिटी, सो एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखना चाहिए थोड़ा। डू यू ऑल्सो थिंक कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बेटर रहेगा कंपेयर्ड टू से वन टाइम हाँ, इन्वेस्टमेंट्स? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग या जो एसआईपी है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऑटोमेटिकली होता रहता है, जो करेक्ट। मार्केट की वोलेटिलिटी है वो अपने आप उसमें केयर हो जाती है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहता है। एंड इट ऑटोमेटिकली इन एक जो सेविंग का, सिस्टमेटिक सेविंग का जो हैबिट है वो बिल्ड होता है। हुँ। एंड मैं आज सुबह ही देख रहा था जो एसआईपी कैटेगरी का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है अक्रॉस द कैटेगरीज, हुँ। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड, थीमेटिकल फंड, आई थिंक एसआईपी इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस है लास्ट 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल, काफ़ी अच्छा रहा है काइंड ऑफ। सो एसआईपी इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ ओके। इन्वेस्टिंग। ओके। सो वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए, अपने एसेट एलोकेशन के साथ स्टिक टू परफेक्ट। योर एसेट एलोकेशन। परफेक्ट। ऑलराइट। ओके। तो समीर साहब ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो जब हम देखें, तो मान लीजिए एक समवन इज़ लुकिंग एट मिस्टर समीर्स पोर्टफोलियो, तो उसमें कितना कैसा एसेट एलोकेशन होगा? क्या आप बहुत म्यूचुअल फंड हेवी पोर्टफोलियो आपका या फिर आप बाकी एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट करते हैं? राइट। सो हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात हो गई है कि बिकॉज ऑफ जो सेबी एएमसी डिडक्शन, जो स्किन इन द गेम का रूल है, उससे वजह से हर महीने हमारे जो भी सैलरी आती है हमारे हाथ में, उसमें से 20% वी हैव टू कंपल्सरीली इन्वेस्ट इन अ फंड्स विच आर लाइक हैविंग सिमिलर और हायर रिस्क प्रोफाइल देन व्हाट इज अवर। सो जो अच्छा। उसमें से 20% है उसमें से मेरा 10% मेरे खुद के फंड में जाता है स्मॉल कैप में, और बाकी का जो 10% है उसमें मैंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है बिटवीन लार्ज कैप, बिटवीन लाइक यूएस इक्विटी मार्केट, बट उसमें वोलेटिलिटी होती रहे, उसमें काफ़ी बार बंद हो जाता है वो जो एलोकेशन, अच्छा। तो वो फ्लेक्सी कैप में जाता है, और थोड़ा मैंने फार्मा फंड में डाला हुआ है। सो दिस इज माई अदर 20%, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अदर एस आई पीज विच आर गोइंग ऑन, विच आर लार्जली इन स्मॉल कैप स्पेस, ओके। बट हाउ and अबाउट अदर एसेट there are क्लासेस? some in the large cap space also. So basically, see, again, you have to create a very well diversified portfolio. So unfortunately, when I started my career, I had seen a markets which were very volatile, and sometime you used to lose a very big amount of money. या। So जो आपका वो जो mindset है ना, वो हमारा ऐसा बना है कि थोड़ा safety के साथ चलो. So like I was a like a large investor in the products like PPF and other such allied products, but आज मैं पीछे देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो पीपीएफ का पैसा मैंने नहीं डाला होता और तो इसके जगह मैंने एसआईपी चालू रखा होता, मीन्स एसआईपी क्या होता था, आई वुड बी मच रिचर पर्सन। सो दैट्स ओके। ऑलवेज प्लेइंग इन द बैक ऑफ योर माइंड, बट इन दोज डेज आई थिंक मार्केट्स वर क्वाइट डिफरेंट,
And when you come from very humble background, you have limited risk profile. So nowadays, I think people have good amount of money also, and they have good amount of option also. So if I would to start my career again, maybe I, instead of PPA, like I would put more money in equity SIPs. एक्चुअली मेरा अगला सवाल वही था कि Hmm. आपको एनी रिग्रेट्स इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, ऐसा कोई लर्निंग्स जो आप चाहेंगे कि आप हमें दे पाएँ? एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ये लगता है कि शायद अगर Right. पीपीएफ की बजाय आपने एसआईपीज़ किया होता तो आपको बेटर रिटर्न्स Right. मिलते। बट एनी अदर लर्निंग्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद राइट। अस? सो माय मेजर लर्निंग इज दैट, सो बिकॉज जब भी मैं बाजार में एंटर हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वोलेटाइल रहा। या, सो मेरा माइंड में ऐसा स्ट्रांगली बैठ गया था कि बाजार ऐसा है कि जिसमें आपको अंदर भी जाना है, बाहर भी जाना है, एंड यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, एंड लाइक इट्स अ ट्रेडिंग मार्केट। बट अच्छा, मेरे को वो काफ़ी साल समझने में लगे कि ये बाजार में जो सबसे बड़ा पैसा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनता है। तो वो जब भी, लकीली मेरे लिए, वो जब भी समझा, लार्जली समझा राइट टाइम पे, कि जब भी मैंने बिकम फंड मैनेजर फॉर द स्मॉल कैप इन्वेस्टर। सो जो भी मेरी लर्निंग्स है, आई हैव बीन एबल टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट व्हेन आई एम मैनेजिंग दिस स्मॉल कैप। सो आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग, कि दिस इज अ स्पेस वेयर यू यू नो टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो आप, ट्रेडिंग नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मे बी ट्रेडिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी, बट इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, वेयर एज इसमें सबसे बड़ा जो इक्विटी का जो एडवांटेज है, इट अलाउज यू टू बिकम पार्टनर विद इंडियाज बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, राइट? कि आप जब भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तभी आप उसका अंडरलाइंग बिजनेस बाय करते हो, बिकम पार्टनर विथ, या, राइट, दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो आपको इन्फोसिस अच्छा लगता है, यू बाय इन्फोसिस शेयर, यू बिकम पार्टनर विद इन्फोसिस। लाइक रिलायंस, यू बिकम पार्टनर विद मिस्टर अंबानी। सो दिस इज द लाइक, दिस इज अ लाइक, फाइनली यू बाइंग अंडरलाइंग बिजनेस। सो किसी बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। तो आप जब भी बिजनेस को टाइम देते हो, और अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ इट्स सक्सेसफुल, इट कैन रियली क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। ओके, वेरी नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस? सो जो मेरी जो सबसे दो फेवरेट बुक है, एक तो फिल फिशर की बुक है, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट। सो दैट टीचेस यू अबाउट क्वालिटेटिव इन्वेस्टिंग। दूसरी जो मेरी फेवरेट बुक है, जेसी लिवर्मोर की, लाइक रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। दैट्स अगेन, दिस इज अ लाइक द ट्रेडर्स बुक, बट इट गिव्स मैनी वैल्यूएबल लाइक एडवाइजेस, लॉन्ग टर्म एडवाइजेस टू फॉलो। सो आपको ये बुक एक बार नहीं, बार बार पढ़नी है, so that you really imbibe those principles in your investing philosophy. So ये दो मेरे काफी फेवरेट बुक रहे हैं। Thank you so much, Mr. Sameer. I think it was a wonderful conversation. I do hope कि हमारे viewers को जितने भी हमने सवाल पूछे उनका बहुत अच्छे से जवाब मिला होगा. So thank you so much for your time, and we do hope कि हम आपको दोबारा इस episode, इस show में लेके आ पाएं. But thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Namrata. Really insightful questions. I really appreciate. And thanks to Grow for giving us this opportunity. And like general like disclaimer, so equities are a volatile product, so you have to be mindful whenever you're investing. So be prepared for those Absolutely. kind of things. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Sameer. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर समीर से ये पूछा कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका AUM सबसे ज़्यादा है अमंगस्ट ऑल द स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल, और इस फंड में जो है कम से कम 200 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में। तो हमने मिस्टर समीर से पूछा कि ऐसा क्यों है कि इस फंड में इतने सारे स्टॉक्स हैं। तो मिस्टर समीर सेज कि सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी का काफ़ी इशू रहता है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जो है ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो अच्छे हैं और जिनमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके फ्यूचर के मिड कैप या इवन लार्ज कैप कंपनीज बन पाएँ। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जिससे कि आप उन स्मॉल कैप स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ। तो इसलिए मिस्टर समीर बोलते हैं कि अगर एक स्मॉल कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर रहा है फॉर अ वाइल, आप तब भी उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो। फिर हमने मिस्टर समीर से ये डिस्कस किया कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका पोर्टफोलियो चर्न या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कैसा है। तो मिस्टर समीर कहते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक है। तो ये जो फंड है ये डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्टॉक्स एंड अक्रॉस इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स।
तो ही सेज कि इनका जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है कि अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और उनको बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी कम है। फिर हमने मिस्टर समीर के साथ थोड़ा एक्विटीज में इन्वेस्ट करने के बारे में डिस्कस किया एंड ही सेज कि एक्विटीज में इन्वेस्ट करने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है, तो अगर आप उस परफेक्ट टाइम की वेट करेंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। सो आइडियली आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे एक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू बाय स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एट अ लोअर प्राइस। फिर हमने मिस्टर समीर के साथ ये डिस्कस किया कि काफ़ी एनालिस्ट अभी ये बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो रोटेट करके लार्ज कैप्स की तरफ टिल्ट करना चाहिए टू गेट बेटर रिटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो मिस्टर समीर बोलते हैं कि अभी अगर देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वो सही से तरीके से होना चाहिए। ही सेज कि अगर असेट एलोकेशन डिसिप्लिन आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। फिर हमने मिस्टर समीर के साथ थोड़ा वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर समीर सेज कि ये जो वैल्यू फंड्स या कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं ये एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो आइडियली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर समीर से कुछ टिप्स मांगे फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स एंड मिस्टर समीर सेज कि जो एक्विटी होते हैं वो एक वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो इसीलिए जब आप एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 5 से 7 साल टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ही ऑल्सो सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको अपना असेट एलोकेशन फिक्स कर लेना चाहिए और फिर उस असेट एलोकेशन के साथ बने रहना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक मार्केट मूवमेंट। ही ऑल्सो सेज कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो हमें इमोशंस के साथ नहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। एंड देन ही सेज कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स होते हैं एक्विटीज़ से वो काफ़ी रीजनेबल होने चाहिए और अगर हमें उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न्स मिल गए तो आप उसको बोनस भी मान सकते हैं। एंड देन ही ऑल्सो सेज कि SIP इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। फिर हमने मिस्टर समीर से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस्टर समीर सेज कि जो उनकी सबसे बड़ी लर्निंग रही है वो यही है कि आपको एक्विटीज़ में लंबे समय तक ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो एक्विटी इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। ही सेज कि बाइंग अ शेयर इज़ लाइक बीइंग अ पार्टनर इन अ बिजनेस और अगर बिजनेस अच्छा करेगा लंबे समय में तो आपको भी रिटर्न्स मिलेंगे, राइट? So that's about it in this particular episode. I do hope you guys loved the episode. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you so much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.